मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद के पक्ष में वोट डालने की अपील को लेकर के आज राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने मुजफ्फरपुर के अटल सभागार में की प्रेस वार्ता, कई बातों की दी अहम जानकारी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया आर न्यूज़ 24 में हूँ राशिद रजा। आपको बताते चलो कि बीजेपी कोटे से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर आज मुजफ्फरपुर पहुंचे और अटल सभागार में प्रेस वार्ता कर बड़ी जानकारी दी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद हैं, जिनके पक्ष में वोट डालने की अपील को लेकर के आज जिले के अटल सभागार में प्रेस वार्ता कर कई अहम मुद्दों को भी बताया और अपने विपक्षी पार्टी पर खूब जमकर निशाना भी साधा है। इस कड़ी में हम आगे आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं खुद विवेक ठाकुर राज्यसभा सांसद और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, वो भी हम सुनवाते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये दिशा देने वाला राज्य है। अगर मेरा मानना है कि अगर आदरणीय मोदी जी का गांधी मैदान का वो ऐतिहासिक रैली अगर नहीं होता तो हमको लगता है कि पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनी, पूरा देश देखा तो उन्हें अद्भुत योगदान था बिहार की उस रैली में। उसी प्रकार से जो एक आशंका इन लोगों ने लोगों के मन में घुटने का तरह तरह से कोशिश किया है, एक कंफ्यूजन बिहार में पैदा, इनकी कोशिश रही। लेकिन जनता एक बात से बहुत अच्छे से समझ रही है कि ये 2024 का चुनाव जो है एक नीति का चुनाव है। ये सभी चोर एक तरफ है और बनाम मोदी की लड़ाई। अब देश किसके साथ खड़ा है? तो मुजफ्फरपुर तो ऐतिहासिक भूमि, हम तो कहते हैं कि अगर मुजफ्फरपुर नहीं होता तो जॉर्ज साहब इतने बड़े नेता भी नहीं। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है कि सुयोग्य प्रत्याशी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, पढ़ा लिखा प्रत्याशी दिया है, जिसके बहुत दिन से मुजफ्फरपुर को इंतजार था। और जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, आने वाले समय में हमको लगता है कि समाज का हर तबका, चाहे वो निषाद समाज हो या अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो या किसी भी कौम का, आज हम अल्पसंख्यक समाज के कई लोग मेरी बैठक करते हैं और स्पष्टता से थे कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि अभी तक जिस तरह का चुनाव रहा है इसमें संशय नहीं बनता है कि 40 में 40 सीट एनडीए को बिहार में प्राप्त हो जाता है। आप लोग का कोई सवाल हो जाएगा? सहनी उधर है तो निषाद वोट जो है वो कट सकता है। मुकेश सहनी पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि निषाद हमारे साथ है, फिर ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? देखिए, मुकेश सहनी को एक चुनाव हम लोग के साथ भी लड़ चुके हैं। हम लोग जिस सीट पे खुद लड़े थे उसी का नुकसान पड़ा। तो जो आदमी खुद चुनाव हार गया, पूरा बिहार का दावा करेगा। तो उनके ही समाज ने उनको नकार दिया था उनके चुनाव में जब खुद प्रत्याशी। तो दावा तो बहुत तरह तरह का चलता है। अब इतना बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो बोले, एक सांसद है क्या आरजेडी का? बिना एक सांसद की पार्टी और देश का जैसे कि एक सबसे बड़े कोई एक दो पार्टी में से मैनिफेस्टो आधारित बात, हम आएंगे तो अग्निवीर खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो इसको इतना तिगुना कर देंगे, इसको चौगुना कर देंगे। कोई बाहरी प्रत्याशी को लेकर के जो विरोध हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। अरे आप लोग तो मुजफ्फरपुर की धरती के आदमी, जॉर्ज साहब को नेता बनाए, तभी प्रश्न के हिसाब तक होता है। देखिए यहाँ मुजफ्फरपुर में अब मैं पूर्व नगर विकास मंत्री आदरणीय सुरेश शर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि अपनी बातों को जोड़ के बीच रखें। रखा है हमारे पत्रकार भाई ने, ये किसके बारे में? मल्लाह। जिस मल्लाह को 3 सीट आरजेडी ने दिया
और वो तीनों सीट को बेची, उसको मलाह के प्रति क्या हमदर्दी है यह खुद दिखता है। वह बोल भी नहीं सकता है कि 3 सीट जिसको मिला मलाह समाज को देने के लिए वही एक भी सीट नहीं दिया। क्या आप इसको अंदाज करते हैं कि मलाह समाज उसकी बात पर एक भी वोट देगा? कतई नहीं देगा। दूसरी प्रश्न एक पत्रकार भाई ने किया कि बाहरी है, आचार्य कृपलानी कहाँ के थे, अशोक मेहता कहाँ के थे, एलपी शाही कहाँ के थे, कैप्टन निषाद कहाँ के थे और जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ के थे? ये सारे के सारे आज तक, अजय निषाद कहाँ थे, आज तक सारे के सारे लोग, बाहरी लोग जिसको मुजफ्फरपुर ने सम्मान दिया, जिताया। आज राजभूषण निषाद एक पढ़े लिखे डॉक्टर को पार्टी ने भेजा है। मेरा दावा है कि मल्लाह समाज का 70 से 80% से ज्यादा वोट अभी है और चुनाव के दिन शायद ही कुछ वोट उनके झोली में मिले। ये मेरा दावा है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि निषाद समाज समझता है कि निषाद का वह निषाद नाव पार नहीं लगा सकता है जो डूबते हुए नाव पर चढ़ गया है। वही निषाद नाव पार लगा सकता है जो श्री राम को अयोध्या पार किया। तो वैसे निषाद की जरूरत है और वो राजभूषण निषाद है। विवेक जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जॉब शो लगाएंगे, ये रोड शो करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा है कि जॉब शो की बात जो कर रहे हैं, पहले जॉब क्रिएट कब, जब एनडीए का जो बीच में सब थोड़े दिन जो वो रहे नीतीश जी के साथ, उसके पहले का जो कालखंड था, उस समय ये सारा प्रावधान वित्तीय प्रावधान के साथ इस चीज को किया गया और क्रियान्वयन उसका शुरू हो गया था उसी समय। बीच में सरकारें बदली, उस दौरान जो है कुछ उनको अपॉइंटमेंट लेटर बांटने का सौभाग्य प्राप्त। तो ये वही वाली बात है कि आज शिलान्यास हो और कल सरकार बदल जाए और वो माला पहन ले कि ये हमारा ही प्रोजेक्ट है। तो अगर ऐसा ही रहता, इतना उनको कोई नीति रहता, कोई आइडिया रहता, लगभग 20 साल तो शासन में 2 पीढ़ी रहेगी, 5 आदमी का अपॉइंटमेंट हुआ, क्या कालखंड रहा बिहार का। तो दुनिया देखी, अभी परिवर्तन के बाद सरकार, आप कुल मिला के देखिए कि क्राइम रेट गिर गया। ये तो कम से कम इस चीज को पहले स्वीकारें, बताएं कि कहां से रेवेन्यू लाएंगे, किस तरह से बात करेंगे कि नीतिगत रूप से सरकार चलाई जाती है, घोषणा पर घोषणा कर देने से। तो ठीक ही प्रधानमंत्री बोले परसों छपा अचीवमेंट का एक सूची बना के प्रचार करें। यहाँ हमने क्राइम यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया, जातीय उन्माद यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, पलायन हमने इतना करवाया। ये सब तो बिहार के, अगर इस कालखंड का अगर इतिहास लिखा जाए तो ये किसको ये श्रेय जाए? बिहार की जनता से पूछा जाए, क्या इतना हिम्मत है कि मंच पे ये सब अपनी उपलब्धियों को गिना सकते हैं? क्योंकि एक बिहारी जानता है कि ये उनकी उपलब्धि तो है, इसका शो कर सकते हैं क्या? क्राइम शो कर सकते हैं, माइग्रेशन का, पलायन का शो कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इसका शो कर सकते हैं क्या? शिक्षा को समाप्त कर दिया, एक बच्चा विद्यार्थी चला गया। तो स्थिति तो ऐसी हो गई कि मजबूरी में जिसको रहना पड़ा वही रहा, पारिवारिक कारणों से। तो कम से कम पहले अब उम्मीद आप कैसे करिएगा? उतना महान हस्ती तो है नहीं कि मतलब कि सर गणेश दत्त जैसा कि जो आदमी पढ़ाई भी किया वृद्ध उम्र में आके और तब जाके स्कॉलरशिप और कितना चीज को आगे बढ़ा।
पहले स्कूल पास कर लें, स्कूलें पास कर लें, उसके बाद हम लोग मान लेंगे कि हाँ भाई कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जागृति हो। जिस प्रत्याशी को चुनावी सर्वे में पिछड़ा बता के आपने टिकट नहीं दिया, आज वही आपके सामने खड़ा है और जो भाजपा में था आज भाजपा पर आरोप लगा रही है। क्या पूछे थे? अजय निषाद कह रहे हैं भाजपा में था तब तक मैं काम नहीं कर पाता था, पार्टी मुझे काम नहीं करने देती थी, मैं काम करना चाहता था मुजफ्फरपुर के विकास के लिए। करना चाहता था हाँ लेकिन कर नहीं पाया। कर नहीं। यही बताइए कि ये बात जितना आपको ग्रहण हो, तब हम अपना वाला बोलेंगे। भाजपा नहीं करने की। दो पीढ़ी के मुजफ्फरपुर को सराखों पे रखा, और आप बताइए ये सब चीज तो पुराना जमाना तो है नहीं। अब लोकसभा में कितना उनका प्रश्न रहा है मुजफ्फरपुर के बारे में, ये तो डेटा है। आप चाहिएगा आपके मोबाइल पे भी निकल जाए तो देखिए कि कितना है। पता ही एयरपोर्ट को लेकर क्या क्या किए अभी तक, देखिए कितना कुछ निकल जाता है। शहरीकरण का एक नया नीति जो है बिहार सरकार ने बनाया, प्रथम सूची में मुजफ्फरपुर को रखा गया। इस चुनाव के बाद इसमें काम होगा अर्बनाइजेशन। कभी आप सुने हैं जब कि हमने प्रथम सूची में मुजफ्फरपुर को डरवाया या ऐसा कोई नहीं किया? कुछ विकास राजनीति थे। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में विकास की बात करना बाधित उनको करके पार्टी रखा। हाँ, ये मतलब कोई देश का सामान्य नागरिक कल्पना कर सकता है? यहाँ तो काम नहीं करने पे टिकट जाता है अच्छे अच्छे लोग, तो ये उसी कैटेगरी में काम नहीं करते। इनकी समस्या यही थी, निजी व्यवस्थाओं में घिरे रहते थे। जो भी कुछ लोगों का कहना शराबबंदी कानून है, उसका कुछ परिणाम मिल सकता है एनडीए को, नीतीश कुमार के आपके साथ हैं, उनसे जो नाराज लोग हैं शराबबंदी। देखिए एक बात समझिए, आप लोग सबको समझना हो, ये चुनाव देश का चुनाव है। कोई भी आदमी हो सकता है कि आज जो मोदी जी को वोट कर रहा है वो विधानसभा में उसका एक मन मिजाज कुछ और भी हो सकता है। कुछ ऐसा तबका होगा जो कि आज भी करेगा मोदी जी को और कल भी मोदी जी को। तो एक बात की स्पष्टता है पब्लिक के माइंड में कि दोनों चुनाव अलग। ये हिंदुस्तान का चुनाव और हिंदुस्तान के चुनाव में बाजार में कौन कौन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जितने लोग हैं, अब आप ही अपने कॉमन सेंस पे तुलना करके देखिए, या कोई रोड पे जो चलता हुआ आदमी, जो गरीब आदमी है जो खेत में घूम रहा है, उससे भी पूछ लीजिए कि देश का प्रधानमंत्री के लायक कौन ठीक है? मोदी जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल। ये तो लड़ाई इसी बात का है कि सब कोई जनता के लिए कोई नीति नहीं है इस इंडिया अलायंस। मोदी लोग को ताकि हमारा चोरी पकड़ा ना जाए और हम जेल न जाए, ये पूरा 24 का लड़ाई इसीलिए। मोदी आएगा तो कहीं जेल ना हम चले, ये इसके जन सरोकार कहीं नहीं है उनके एजेंडा। जन सरोकार है यहाँ पर कि विकसित भारत के जो नींव रखा है उस छलांग के लिए तैयार है भारत। बस 4 दिन विपक्ष का आरोप है कि रूलिंग पार्टी जो है मुद्दे की बात नहीं करती है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस पर कोई बात नहीं है, और विपक्ष के पास मैनिफेस्टो है, रोड मैप है, उसके आधार पर वो जनता के बीच जा रही है, और जो रूलिंग पार्टी है उनका अभी तक कोई मैनिफेस्टो नहीं, किस आधार पर? मैनिफेस्टो हम लोग नहीं लाते हैं, वो संकल्प पत्र लाते हैं, और संकल्प पत्र ही है जिसको क्रियान्वित करती है एनडीए गवर्नमेंट। मैनिफेस्टो वो लाते हैं जो मतलब नहीं है, कागज का टुकड़ा होकर फेंका जाता है। आप ये बताइए, मुद्दों की बात है तो उस पर वो स्पष्ट करें कि जो धर्म के आधार पे आरक्षण का विषय प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखा, जो इनकी मंशा है, और जिसका उदाहरण कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार और ममता जी बंगाल में ये कर चुकी है। आइए तो बताएं कि सभी उपजातियों को
जो माइनॉरिटी का है उसको विभिन्न SC, ST, OBC के उपजातियों में डाल के और आरक्षण देके जो औसतन 32% बन रहा है, इसको जो व्यापक रूप से लागू करने का इनका मंशा है, इस पे स्पष्टीकरण दे। तो लालू जी तो बोल दिए हैं कि हाँ होना चाहिए, उनके सब नेता, उनके बेटा भी बोले। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये बोले ना कि धर्म के आधार पे आरक्षण हम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, ये उनका, ये स्पष्टता तो उनको करना। मुद्दों की अगर बात करें, उनके कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो हैं पटोले, वो अगर कहते हैं जो आस्था का प्रतीक है राम मंदिर 500 साल का, कि हम उसका शुद्धिकरण करेंगे, हम उसका ये करेंगे, तो मुद्दे पे ये कहाँ आ रहे हैं? मुद्दा पे ये आए। हमने तो मुद्दा दिया है कि क्या हाँ या ना बोलिए कि धर्म के आधार पे इस देश में आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। विवेक जी, आखिरी सवाल, क्या 400 पार करेंगे इस बार एनडीए? 400 पार कर पाएगी? 400 पार के रास्ता में अब थोड़ा सा फासला है, बस 2 चरण का चुनाव होने में निश्चित हम 400 पार। विपक्ष तो कहती है 400 पार, ये लोग नारा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में खोट है। जब सरकार 273 पे बन जाएगी तो फिर 400 का पार क्यों? 400 तो पहले भी एनडीए का कुल मिला देते तो उतना हमारा स्ट्रेंथ पे ही हम सरकार चलाए। इस बार नारा है, बिना उसके भी हम चला ही देते, इतनी ही संख्या में। समाप्त कीजिए। धन्यवाद।